एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो यूनिट 2 का है। पहला है इमर्जिंग इश्यूज इन बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा है मीडिया मैनेजमेंट। ये यूनिट 2 का कॉन्टिन्यूएशन है। यहाँ पे बाय मिस्टेकली पार्ट 9 लिख गया हुआ है, यहाँ पे 10 होगा, पार्ट 10। उसको आप 9 पार्ट्स ऑलरेडी इसके पहले मैं डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जो टॉपिक है हमारा वो है इमर्जिंग इश्यूज़ इन बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले तो आप ये समझ लो कि हर एक बिज़नेस में, जैसे कि आपको ये पता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ। इन्वायरमेंट आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में आपके कंपनी के अंदर की, बिज़नेस के अंदर की सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स वगैरह सारे कुछ। एक्सटर्नल मतलब आपके कॉम्पिटिटर हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मतलब लीगल फैक्टर्स जो आप चेंज नहीं कर सकते हो या बड़ी मुश्किल से चेंज कर सकते हो। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी, लीगल फैक्टर्स वगैरह, पॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम हर जगह होती है, इश्यूज़ हर जगह होती हैं। आपके भी पर्सनल रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसपास भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ इमर्ज हो रहे होंगे। तो उसी तरीके से जब कोई पर्सन बिज़नेस करता है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज़ इमर्ज होते हैं। तो वो सारे इश्यूज़ क्या होते हैं, अगर आप सपोज़ अपने माइंड में एक एग्जांपल लेकर के चलो कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं या आएंगी, आने के चांसेस हैं। तो वही सारे इश्यूज़ आपको एग्जामिनेशन में लिख देने हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज़ इन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम तो आज तो लेक्चर तो ले ही रहे हैं, लेकिन इन केस अगर आप इन सारे टॉपिक से जो मैं आपको कवर कर रही हूँ उसके अलावा भी आप अपने खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, वो कहीं से रॉन्ग नहीं होगा। तो जो पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो ये है ग्लोबल बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ग्लोबल बैंकिंग स्ट्रक्चर है कि आज के डेट में भी अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करना चाहता है, बड़े तबके पे बिज़नेस करना चाहता है, तो हमारा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं हुआ है इंटरनेशनल एसेट्स एंड इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ को लेने के लिए, या उसका एक्सपोजर जो है यहाँ के बैंकिंग का स्ट्रक्चर का जो एक्सपोजर है डोमेस्टिक बैंकिंग का, वो उस लेवल का नहीं है। आज भी हम इंटरनेशनल जो मॉर्टगेज अगर एसेट्स वगैरह हमें लेने हैं, गिरवी वगैरह रखने हैं इंटरनेशनल एसेट्स के, तो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गफुली हमने क्रिएट तो किया हुआ है, पहले के कंपेयर में तो काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है, बट आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इमर्ज हो जाती हैं। जैसे यूएस में जब एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो वहाँ पे इंटरनेशनली यूएस का मार्केट पूरा डंप हो गया था, और यूएस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके सारे बैंक्स शट हो गए थे, सब बैंक बंद हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे देशों के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने हेल्प किया था। तो वहाँ से उस टाइम के बाद से बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है या बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो ग्लोबली वर्क करना शुरू किया। बट स्टिल आज भी जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ग्लोबली वो इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, और एक्सपोज्ड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिस तरीके से अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग स्ट्रक्चर का होगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का होगा, तो वो ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ में पार्ट ले पाएंगे और अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ग्लोबल बैंकिंग स्ट्रक्चर के ही ऊपर है। कोई भी पर्सन जब बिज़नेस करता है तो बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। दूसरा है सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे आजकल क्लाइमेट के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अग्रीमेंट भी होते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए हैं, तो इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी और यूजेज ऑफ क्लीन एनर्जी के ऊपर में कुछ अग्रीमेंट वगैरह किए हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं स्टैब्लिश और डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि यूएस, यूके, ईयू वगैरह, जापान एट्सेट्रा। तो ये सब ने कुछ एग्रीमेंट वगैरह ये करते रहते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में भी, जैसे कि जो इमर्जिंग मार्केट माने कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी सस्टेनेबिलिटी और यूजेज ऑफ क्लीन एनर्जी के लिए वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते रहते हैं। तो एक बिज़नेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, एक बिज़नेस पर्सन के लिए, बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए, कि उसको खुद को सस्टेन भी करना है और उसको पल्यूशन भी नहीं करना है, क्लीन एनर्जी का भी यूज़ करना है, सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। कोई भी आप बिज़नेस करते हो तो दो ही चीज़ आप उस अपने बिज़नेस से निकालते हो, या तो गुड्स बना रहे हो या सर्विस बना रहे हो। जाहिर सी बात है, आप बिज़नेस करते हो तो आप क्या करते हो, यही सारी चीज़ें तो करते हो। गुड्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सर्विस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्लाइमेट को हार्म पहुंचता है। केमिकल से यूज़ होते हैं, नहीं भी यूज़ होते हैं तो वो प्रोसेस्ड फॉर्म में या मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का पार्ट पोर्शन आ ही जाता है।
तो आप क्लीन एनर्जी के साथ में आपको अपने बिज़नेस को सस्टेन करना है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ये एक इमर्जिंग इश्यूज़ हैं क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो गई हैं, माइंस वगैरह, कोल की, कारपेट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर देयर, टाटा बिरला अंबानीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे इमर्जिंग इश्यूज़ ही हैं जो कि आज के डेट में क्लाइमेट को, टेम्परेचर को देख करके आगे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अग्रीमेंट भी होंगे और अभी भी हो रहे हैं क्लीन एनर्जी के लिए, तो आपके बिज़नेस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये हो सकता है। फिर है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ इमर्जिंग मार्केट। अब देखो ये क्या है कि इकोनॉमिक पावर, अब इमर्जिंग मार्केट माने कि जो डेवलपिंग मार्केट हैं, तो उनके लिए जो इकोनॉमिक पावर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनसे उनको थोड़ा बहुत खतरा टाइप का होता है, या बोल सकते हो कंपटीशन है, ये ग्लोबल फैक्टर है। देखो एक एक्रोनिम आपने सुना होगा, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये क्या है? ये काफ़ी टाइम से ये बहुत ही बड़े इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये इनका मार्केट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो इन लोगों को क्या करना होता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, इन लोगों की डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो ये सारे इमर्जिंग इश्यूज़ हैं कि मतलब कि इनको टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन भी लेके आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस करना है, एजुकेशन लेवल भी चेंज करना है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई करना है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ फैक्टर हैं जिनको इमर्जिंग मार्केट कंसीडर करते हैं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को चूज़ करते टाइम, इंटरनेशनल प्लेयर्स को चूज़ करते टाइम, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ बनाते टाइम। तो ये सारे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं। तो एक तरीके का इशू भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो जो मैं आपको भी एक्सप्लेन किया मैंने हिंदी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अब इसमें अगर आप एक दो लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इन ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स इंक्रीजिंग ओवर ईयर्स, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स जैसे देशों का मतलब ये सारे जो देश हैं, लास्ट कई सारे डिकेड में, कई दशकों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है इमर्जिंग इकोनॉमी में, पावर एज अ मतलब काफ़ी इकोनॉमिकली पावर अपनी अपनी इकोनॉमिक्स को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। Said economies are expected to outperform other emerged market in coming future, वही सारी चीज़ें हैं। ये सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आएंगे, मिडिल क्लास स्ट्रेटा सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक सोशल पावर को इमर्ज कर रहे हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत सारी नई भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर दूसरा है इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड मार्केट हो रहा है, स्ट्रेटजीज़ अब जो है इंटरनेशनल बनाई जा रही हैं, कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, फंड्स वगैरह दिए जा रहे हैं प्राइवेट लोगों को। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में प्राइवेटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह हो रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, जो सारे स्ट्रेटजीज़ लिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करें और अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इससे गवर्नमेंट को भी फंड्स को चैनलाइज करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। गवर्नमेंट का रोल जो है, गवर्नमेंट और भी अपने डिफरेंट वर्क्स में ध्यान दे पाती है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है प्राइवेट लोगों के ऊपर काफ़ी कम हो गया है, तो इसकी वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स प्राइवेट लोगों की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से गवर्नमेंट को देखने को मिलता है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो कंपटीशन भी इंक्रीज़ होगा। तो एक तरीके का इशू भी है, बट देन अगेन देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। जहाँ इशू है वहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे सोल्यूशन निकालने के लिए अवसर है, हमेशा ये याद रखना लाइफ में। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के अपार्ट पर्सनल लाइफ की भी मैं बीच बीच में बातें करती चलती हूँ, क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए हमेशा। लाइफ में जहाँ प्रॉब्लम है गाइस, वहीं पे अवसर हमें मिलता है सोल्यूशन निकालने का। तो उसी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका खुद का लाइफ हो, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ही है। अब जाहिर सी बात है, नए बिज़नेस आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए तरीके की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो वे ऑफ डूइंग बिज़नेस चेंज हो रहा है, वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब हम स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट लेकर के आए हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे प्लांट्स और मशीनरी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं जो कि रोबोटिक होती हैं, जो कि प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन काफ़ी चेंज हो रहा है, तो काफ़ी ब्रॉड कनेक्शन है। अब मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ होता है,
ब्रॉडबैंड्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल टीम्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी इन्हांस होती चली जा रही है। ये इट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑल्सो गाइज, ये बहुत अच्छी भी बात है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में और क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना करके अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो एक इशू है। देन अगेन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस चीज़ के साथ में नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन नहीं लेकर के आएंगे, अपने बिज़नेस को अप टू डेट नहीं रखेंगे आप, तो ये आपके लिए एक इशू हो सकता है। बट ये इशू उनके लिए नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे हैं। तो आपको टेक्नो से भी थोड़ा होना ही पड़ेगा। फिर है चेंजिंग डेमोग्राफिक फीचर्स, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं आज के टाइम में। गाइज आप इंडिया में क्या कर रहे हो सबको पता है, यूएस वाले को, यूएस वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है। ग्लोबलाइजेशन है, चूँकि वहाँ के मार्केट को आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब आप इंडिया में बैठे बैठे वहाँ से सामान मंगा पा रहे हो, या यूएस या जापान के लोग इंडिया से सामान मंगा पा रहे हैं। तो टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर के, कस्टमर्स के चेंज हो रहे हैं ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और काफ़ी चेंज भी हुए हैं। वुमेंस के काफ़ी चेंज हुए हैं, मेंस के तो उतने नहीं चेंज हुए हैं, क्योंकि जो वेस्टर्नाइजेशन जो आया हुआ है इसका काफ़ी असर पड़ा हुआ है क्लोथ्स वगैरह पे। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ही असर पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन से ही असर पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। आज के टाइम में लोग मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं कंपेरेटिव टू जा कर के शॉप पे शॉपिंग करना। सेलिंग हो रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, बिकॉज यू कैन अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स, you can sell your goods and services, whatever you want to sell, whatever business you are doing, that is other thing. So changing demographic feature is very important, one of the biggest emerging issues in business environment. So you have to control over all these things, तभी आपके बिज़नेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। फिर है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या कहता है कि दीज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं जो कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ डोमेस्टिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस, रिफर टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर। इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर का मतलब है कि जब आप सपोज करो कि इंडिया बिज़नेस कर रही है यूएस के साथ में, चाइना के साथ में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनके बीच में कोई कलेश होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये कि ये लोग आकर के एज ए जज, ठीक है, ये बताते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिज़नेस के में, आपस में प्रॉब्लम्स ना हो, संघर्ष ना हो, और कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रेड रिलेशनशिप जो ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं उनके रूइन ना हो। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराते हैं। अगर दो देशों के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे डिस्प्यूट ना हो, तो ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर में, प्रमोशन मिलता है कि हमारे साथ में कुछ मिस्टेक नहीं हो पाएगा, हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। अगर होता भी है तो इन केस में अगर होता है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर बैठे हुए हैं, वो हमारी सपोर्ट करेंगे, वो हमारा हेल्प करेंगे। डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व कराते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब क्या आप इनको बोलते हो इंटरमीडियरीज, मध्यस्थ करते हैं, मध्यस्थता होते हैं ये। और ये दो लोगों के बीच में सुलह समझौता, डिस्प्यूट वगैरह रिजॉल्व कराने का काम करते हैं आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नाम दिया हुआ है। तो बिज़नेस करने के लिए क्या होता है, एक अच्छा उनके बीच में कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द इमर्ज मार्केट आर विटनेसिंग स्लोअर ग्रोथ रेट। बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, और सो दिस सिचुएशन इज प्लेसिंग एन इम्पॉर्टेंट रोल दैट एन इमर्जिंग मार्केट कैन प्ले इन ड्राइविंग इंटरनेशनल ग्रोथ रेट। वही बात है कि इंटरनेशनल इंक्रीज, अब आगे पढ़ लेते हैं पूरा, कि इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशन विद द इमर्जिंग मार्केट विविडली हाईलाइट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज हेड ऑफ द इकॉनमीज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है कि आप जो भी सामान बना रहे हो, जो भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, सेम सामान की मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, क्वालिटी इंप्रूव कर दिया तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर हो गया। अब आपको उससे कम्पीट करने के लिए क्या करना है, अपना प्राइस को इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, अपनी क्वालिटी को अच्छा करोगे, राइट। 2 ही 3 चीज़ करके आप, या और कोई स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। बट इन केस अगर आप अपना सामान इंटरनेशनल से इम्पोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, तो आप सब्सटीट्यूट्स का क्रिएट कर सकते हो, राइट। या आप अपना प्राइस लेस कर सकते हो बाहर से जो सामान लेके आ रहे हैं, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा ले सकते हो। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाएगा।
फ़िलहाल जो है, जो क्योंकि मार्केट हमारा डेवलप तो है बट आज भी इंटरनेशनल लेवल पे हम compete नहीं कर पा रहे उतना, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स वगैरह, हम वहाँ पे थोड़ा सा आज भी पीछे हैं। तो सेक्टर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। मैंने 1-2 एग्जांपल्स आपको दे दिए कि स्लो ग्रोथ रेट हमारा किस किस सेक्टर में है। तो वहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम और अच्छा ले पाएंगे। फिर है रीजनल एंड इकोनॉमिक ब्लॉक्स। अब ये क्या है कि दीज रीजन्स आर इकोनॉमिक ब्लॉक्स लाइक EU, एशियन नेशन आर स्लोली इंक्रीजिंग कोऑपरेशन। मतलब इनका कोऑपरेशन है तो, बट बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीमा कोऑपरेशन है इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ में। मतलब ये हमें कोऑपरेट तो करते हैं हम आपस में, उतना ज़्यादा कोऑपरेशन लेवल हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ओपन नहीं है हम बाहर के इन्वेस्टर्स को। बाहर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो आज भी बहुत हिचकते हैं दूसरे की कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले, स्पेशली ये जो एशियन नेशन है, EU वगैरह हैं। तो ये इकॉनमी के ब्लॉक्स वगैरह हैं, इनमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट में हम अच्छा रोल प्ले कर सकें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम दे सकें। तो ये चीज़ हो गया रीजनल एंड इकोनॉमिक ब्लॉक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडिया मैनेजमेंट। अब देखो, आप बिज़नेस अगर कर रहे हो, राइट, तो आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो। तो मीडिया मैनेजमेंट भी उसी प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है। मीडिया मैनेजमेंट इज सीन एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशनल फेनोमेना एंड प्रॉब्लम्स इन द लीडरशिप ऑफ मीडिया एंटरप्राइजेज। अब देखो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप स्ट्रेटजिक फंक्शन करते हो, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करते हो, मतलब सामान आपको कहाँ से बनाना है, कितना बनाना है, किस तरीके से आपको बनाना है, तो आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो अपना सामान को प्रोक्योर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। सामान बन जाने के बाद आप कौन सी मीडिया का यूज़ कर रहे हो उस बने हुए सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको पहले बनानी पड़ती हैं। मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ता है, मीडिया से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, चीज़ों को डायरेक्ट भी करना पड़ता है। तो बिज़नेस एक बहुत ही विविड सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको एक एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो ही आपको सक्सेस मिल पाती है, तो ही आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाते हो। गाइस, बिज़नेस करना इट्स नॉट अ वेरी ईजी कि आपने बहुत हलवा की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे मार्केटिंग एंटरप्राइजेज हो गए, सबको स्टडी करना पड़ता है। तो मीडिया मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छा सामान बना रहे हो, बहुत अच्छा ए क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट लोगों को पता ही नहीं है कि आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हो। मीडिया के माध्यम से मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आगे। मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक उस चीज़ के बारे में मतलब बता सकते हो। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं, फंक्शनल स्ट्रैटेजी कौन सी आपको बनानी है, प्रोक्योरमेंट मतलब कि प्राप्त कैसे करना है, क्या प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, गुड्स हो सकती हैं, सर्विसेज वगैरह हो सकती हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, सारा कुछ आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो मीडिया मैनेजमेंट के अंदर में। कुछ इसके टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर वगैरह हो गया। इनके थ्रू आप बताते हो कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अपनी बिज़नेस के बारे में बताते हो। सोशल मीडिया से फेसबुक वगैरह हो गया, ट्विटर, इंस्टा, दुनिया भर की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं। डायरेक्ट मेल के थ्रू आप देखो, मीडिया का मतलब सिर्फ कस्टमर की रीच तक ही नहीं होती है। आप भी किसी के कस्टमर हो सकते हो ना, आपको भी तो कोई देने वाला हो सकता है। प्लस आपके खुद के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपकी खुद की कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, आपको उन तक भी चीज़ों को पहुंचाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही टॉपिक के अंदर में आ जाती हैं। तो डायरेक्ट मेल के थ्रू आप क्या करते हो, लोगों को बताते हो। डायरेक्टरी के थ्रू मतलब फ़ोन कॉल्स के थ्रू, ये सब जो चीज़ें प्रमोशनल कॉल्स वगैरह होती हैं। आउटडोर से पोस्टर, पेंटेड बुलेटिन वगैरह हो, या ट्रांजिट, बस, टैक्सी, एयरप्लेन, रेलवेज़। देखा होगा आपने, कई बार आप बाहर जाते होगे तो बड़े बड़े पोस्टर चिपके होते हैं रेलवेज़, एयरप्लेन वगैरह पे, टैक्सी, बसेस वगैरह पे। ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू भी आप अपने सर्विसेज को या गुड्स को क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, टीवी, रेडियो के थ्रू, ऑनलाइन भी करते हो, वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू, ब्लॉग्स वगैरह के। तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं गाइज। आज के डेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गई हुई हैं। देयर आर n नंबर्स ऑफ मीडिया चैनल्स एंड नंबर ऑफ मीडियम थ्रू which you can deliver your products, your goods, your services to the final customer, to the final consumer. There are n numbers of channels, n numbers of medium are there.
only what you have to do is that you have to select the right channel, right medium of delivering your product or services to the customer. You have to be very cautiously while choosing your right medium, right path to deliver your products. There are some functions I have listed over here. There is planning, organizing, directing and controlling. Then again, we have already discussed about what is planning in detail in part 1, यूनिट 1 था ना पीछे जो हमने पढ़ा था, डिटेल में वी हैव डिस्कस कि प्लान क्या होता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करना है, कितना करना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, कहाँ करना है, सारा कुछ, कितना मीडिया का लेके आना है, कौन से लोगों को चूज़ करना है, सारा कुछ प्लान में करते हैं. फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह पे ला करके इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, असाइन करते हैं टास्क वगैरह कि आपको ये करना है, आपको ABC सपोज़ करो, ए हो गए, B हो गए, C, A को ये काम करना है, B को कुछ और करना है, C को हमने काम डिवाइड कर दिया, अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया हमने. अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद में हम क्या, आप डायरेक्ट भी करते हैं उनको बीच बीच में कि आपको मतलब मोटिवेट करते रहते हैं बीच में. फिर उनको हम बताते रहते हैं कि हमारे देखो कंपनी का गोल ये है, कंपनी के गोल को आपको मीट आउट करना है. फिर साथ में उनका जो पर्सनल करियर गोल होता है उसको भी हम इन्हांस करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहेंगे तो ही तो हमारे साथ काम करेंगे. फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट लीडरशिप वगैरह भी तैयार करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, डिपार्टमेंट डायनेमिक्स वगैरह. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एक पर्सन को, मीडिया कंट्रोलर को, मीडिया मैनेजमेंट कंट्रोलर को या मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्रामर को क्या करता हो ना, डायरेक्ट करना होता है. फिर वो कंट्रोल करता है चीज़ों को. एक बार प्लान चीज़ें हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, डायरेक्टेड हो जाती हैं, फिर उनको कंट्रोल करना रहता है. टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना पड़ता है. टाइम टू टाइम ये देखना पड़ता है कि जो हमने रियल में सोचा हुआ था, एक्चुअल में जो हमने सोचा हुआ था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो जहाँ हमें पहुँचना था, वो जो सोचा था और जो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हो रही है उसमें कितना वेरिएशन है कि नहीं है तो कितना है, वो सारा चीज़ हम कंट्रोलिंग में डिस्कशन करते हैं. अगर है तो अप्रिशिएट करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है. अगर नहीं है तो उस पर हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, नेसेसरी एक्शंस वगैरह लेते हैं, कंपेयर करते हैं. So these are very important points. These are the 4 functions of media management. तो ये तो कुछ हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है, PR एक वर्ड है, पब्लिक रिलेशन. इसका मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी को अपने पब्लिक के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, बिल्डअप करना होता है. क्योंकि अगर आपका पब्लिक के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, आपकी इमेज अच्छी है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट्स, दे आर गोइंग टू रिव्यू योर प्रोडक्ट्स, दे आर गोइंग टू गिव यू बेस्ट फीडबैक ऑन योर प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो दे कैन बी द रिटेनिंग कस्टमर्स ऑल्सो, राइट. अगर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा है तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं विच इंक्लूड हेल्पिंग द पब्लिक टू अंडरस्टैंड कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी क्या बना रही है, कंपनी क्यों बना रही है. तो जब आपका पब्लिक के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपके ऊपर एक रिलायबिलिटी बढ़ती है ना कस्टमर्स की. कस्टमर आपके ऊपर रिलाई कर पाता है, विश्वास कर पाता है कि जो आप सामान बना रहे हो वो अच्छा होगा. तो जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं ना, उनको PRO बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. उन वो भी एक आर्ट होता है, पता है, बहुत ही एक कला होती है कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का और पब्लिक के बीच में एक अच्छा सौहार्दपूर्व रिलेशन बिल्ड कर पाते हो, ताकि एक पॉजिटिव इमेज बनी रहे आपकी कंपनी की या आपके ब्रांड की, एक क्वालिटी इमेज बनी रहे. तो पब्लिक रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बिजनेस को एज अ ब्रांड, एज अ इमेज कस्टमर के नज़र में मेंटेन करके रखती है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. क्या होता है कई बार कि हम क्वालिटी से ज़्यादा, हम ब्रांड से ज़्यादा हम व्यक्ति विशेष के पीछे भागते हैं कि अच्छा अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं तो जाहिर से बात है अच्छा सामान होगा. अगर सचिन तेंदुलकर अगर ऐड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का तो वो अच्छा सामान होगा, राइट. हमारे माइंड में आता है वीवो का फ़ोन का ऐड कर दिया रणवीर सिंह ने तो बहुत अच्छा फ़ोन है. तो क्या है, एक ब्रांड इमेज. इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रोडक्ट का लोग घोषित कर देते हैं, बना देते हैं. तो गाइज़ ये तो कुछ टैक्टिक्स वगैरह हो गए, किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है. तो इस लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं, इमर्जिंग इशूज़ ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट. इसके अलावा अगर 2-4 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं. डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दोज पॉइंट्स बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक को हम जल्दी कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच.